हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट, जो कि आपके फिजिक्स में दिया हुआ है कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम। जिन लोगों के भी लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम है उसमें ये टॉपिक दी गई है। मैं आपको ये टॉपिक इसलिए सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि जो आपको जितनी चीज़ें इस वीडियो में मिलेंगी, ये हाई स्कूल जो है, हाई स्कूल में आपका प्रकाश विवर्तन और प्रकाश परावर्तन चैप्टर है, जो कि लाइट से ही रिलेटेड है। और आपको इन चीज़ों को देख लेना है एक बार को, क्योंकि जो आपके स्तर है वो हाई स्कूल के बाद ही का है। मतलब जो आपने फॉर्म फिल किया है उसमें हाई स्कूल साइंस साइड मांगा गया था, तो ये उसी को देखते हुए ये चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं है कि जितनी चीज़ें मैं इसमें प्रकाश में आपको बता रही हूँ सिर्फ इतना ही होता है, होती बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको ध्यान में रखिएगा कि जो हाई स्कूल के चैप्टर में दी गई चीज़ें हैं सिर्फ इसमें उतनी ही चीज़ें आपको मिलेंगी। बाकी आप अपने स्तर से पढ़ाई किए भी होंगे और करते रहिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ से भी चीज़ें रिवीजन हो सकती हैं तो आप एक बारी को यहाँ से भी देख सकते हैं। और मैं इस चीज़ को बोलती जाऊँगी, इमेज आपको ब्लर भी दिखेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में चीज़ें आ जाएंगी। चलिए देखते हैं हम। इसमें सिर्फ मेन पॉइंट लिखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले लाइट की बात करें तो सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणें सीधी व सरल रेखा में गमन करती हैं। तो सीधी सी बात है, जो प्रकाश होता है वो कैसे गमन करता है, तो मतलब कैसे चलती है, तो सीधी व सरल रेखा में गमन करती हैं। पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखेंगे, प्रकाश कैसे चलते हैं, तो जो है सीधी रेखा में चलते हैं और वो जो है सरल रेखा में गमन करते हैं। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो सूर्य हुए। आगे देखेंगे प्रकाश का विवर्तन। अब हम देखते हैं प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश पुंज अत्यंत सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु से गुजरता है तो प्रकाश पुंज अपारदर्शी वस्तु के किनारे से मुड़ने लगता है, अर्थात प्रकाश की किरणों का मुड़ जाना प्रकाश विवर्तन कहलाता है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, साफ साफ लिखा है कि कोई अपारदर्शी होनी चाहिए। अपारदर्शी का मतलब ही है कि जिससे आर पार ना जा सके चीज़ें, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ना हो। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ रखी गई है, ठीक, कोई ठोस है या कुछ ऐसी चीज़ जो कि पारदर्शी नहीं है। सूर्य की किरणें यहाँ से आ रही हैं, ये डायरेक्ट इससे बाहर नहीं, सीधे नहीं जाएंगी, वो क्या करेंगी, यहीं से मुड़ जाएंगी। इधर से मुड़ सकती हैं, इधर से मुड़ सकती हैं। तो वही जो प्रकाश की किरणें आती हैं और वो क्या होता है, किनारों से मुड़ जाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। समझ में आ गई होंगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, देखिए अब हम यहाँ देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। सिर्फ आपको रिवीजन के तौर पे देखते चले जाना है, जल्दी से आपका रिवीजन हो जाए क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर गिरती है तो उनमें से अधिकांश किरणें निश्चित दिशाओं में गमन कर जाती हैं। उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको मैंने बताया, एक जैसे आपका ये पारदर्शी कोई चीज़ रखी गई हो या यहाँ से सूर्य की किरणें जब आ रही हैं, सूर्य की किरणें आए या कोई भी लाइट आ रही हो, तो वो क्या करती हैं, एक निश्चित जो है दिशा में गमन करती हैं। एक जैसे यहाँ से निश्चित दिशा है उनकी, उधर गमन कर रही। कुछ ही ऐसी होंगी जो कि निश्चित दिशा में न जाके कहीं और भी जाएंगी, लेकिन जो ये निश्चित दिशा में सीधे निकल जाती हैं उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, इसी में भी दो प्रकार होते हैं। प्रकाश के जो परावर्तन है यह दो प्रकार के हो, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। हम देखते हैं पहले नियमित परावर्तन और उसके बाद देखेंगे कि विसरित परावर्तन क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ऐसी परिघटना जिसके कारण किसी माध्यम में से जाता हुआ एक समांतर प्रकाशपुंज एक चिकनी पॉलिश की गई पृष्ठ या सतह पर टकराने के बाद एक समांतर पुंज के रूप में किसी निश्चित जो है दूसरी दिशा में निकलता है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। आप जितना अभी पढ़ना था, सुनना था, आपने सुना। अब एक चीज़ में इसको समझ लीजिए फिगर के द्वारा। देखिए, सबसे बड़ी बात है नियमित। नियमित का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ रेगुलर होना। ठीक है, एक वे होगा, उसका फिक्स एरिया होंगे उस तरीके से। तो जैसे ये कोई पृष्ठ है, सतह है, ठीक, यहाँ पे ये पॉलिश करी गई है और यहाँ पे प्रकाश की किरण ऐसे पड़ी, ठीक, तो आप देखेंगे जो उसका परावर्तन होगा, यहाँ पर आई और यहाँ से वापस जा रही, तो ये रेगुलर है। अब यहाँ से आएगी तो यहाँ से वापस जाएगी, ये रेगुलर सीक्वेंस में बना हुआ है। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। और विसरित परावर्तन क्या होगा, मतलब इरेगुलर होगा, जो नियमित ना हो। ठीक, ऐसी परिघटना जिसके कारण किसी माध्यम में से जाता हुआ एक समांतर
प्रकाश पुंज खुरदुरे सतह पर टकराने के बाद प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेरने के प्रभाव को विसरित परावर्तन कहते हैं। देखिए, इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको इमेज भी दिख रहा है कि जैसे ये कोई खुरदुरी सतह रखी है, यहाँ पे कोई प्रकाश की इमेज आई, मतलब प्रकाश की किरण आई और यहाँ से ये इस तरीके इस डायरेक्शन में हो गई, फिर यहाँ से आई और ऐसे हो गई। मतलब कि जब नियमित होगा तो एक चिकनी सतह होगी, उस पर टकराएगा तो वो क्या होगी, एक दिशा में, निश्चित दिशा में जो कि परावर्तित होगी, ठीक। और जो विसरित होगा वो निश्चित दिशा में, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप खुद ही देखिए, जैसे कोई खुरदुरी चीज़ है इस तरीके से उठी होगी, मान लो यहाँ से आई तो ये इधर निकल जाएगी, फिर यहाँ से प्रकाश आ रही है, चूँकि इसको इधर डायरेक्शन मिलेगा तो ये इधर को परावर्तित हो जाएगी। इसी को विसरित परावर्तन कहते हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से परावर्तन के कुछ नियम हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। पहले हम एक इमेज से समझते हैं क्या होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई सतह है, ठीक, यहाँ पे पॉलिश करी गई है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, आपतित किरण, जो आपतित किरण मतलब जो आने वाली किरण होगी उसे आपतित किरण कहते हैं। इधर से आ रही है, आप देख सकते हैं लिखा भी है, ठीक। आपतित किरण जो आती है उसको आई से डिनोट करते हैं, आपतित किरण को आई सिंबल है उसको उससे डिनोट करते हैं, ठीक। कैपिटल आई है, फिर आपतित किरण यहाँ पर आई, फिर ये क्या होगी, जो किरणें आई हैं परावर्तित होंगी इस तल से टकराकर, जैसे ही तल से टकरा के परावर्तित होंगी इस डायरेक्शन में, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और अभिलंब, लंब आपको पता है कि सीधे लंबवत पड़ता है। यहाँ पे आप अगर ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी आपने लंब के बारे में पढ़ा होगा, जैसे ही यहाँ पे पढ़ते हैं तो 90 अंश के कोण यहाँ पे बनाते हैं, उसी प्रकार से इसको समझ सकते हैं आप। देखिए, कोई पृष्ठ है, ठीक, यहाँ पे उसकी पॉलिश करी गई है, आपतित किरण आ रही है, ये टकराने के बाद सतह से ये परावर्तित हो रही है, ठीक। परावर्तित किरण हो गई। और अभिलंब, तो ये हो गया अभिलंब। तो इन दोनों के बीच में कोई कोण बनेगा, तो जो आपतित किरण चूंकि आई से डिनोट करते हैं इसलिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को आई कहते हैं और इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण। इसी प्रकार से अभिलंब और परावर्तित किरण जो है उसके बीच में बनने वाले कोण को आर से डिनोट करते हैं और इसे कहते हैं परावर्तक कोण। तो यह नियम क्या है परावर्तन का, इसी फिगर से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है एक ही यहाँ पॉइंट है, एक ही तल है, इसी में आपकी आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब एक ही तल में है, ठीक। ये चीज़ है इसमें। दूसरी बात है, कोण आई जो है कोण आर के बराबर है, ठीक। कोण आई कोण आर के बराबर है। कहा जा सकता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण के कुछ फैक्ट्स हैं, यहाँ जान लीजिए। देखिए, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से सदैव बराबर होगी। देखिए, समतल दर्पण में क्या क्या चीज़ें लागू होती हैं सिर्फ यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि आपको सिर्फ रिवीजन करना है इसलिए सिर्फ फैक्ट दिए जा रहे हैं, वो भी सिर्फ हाई स्कूल बेस्ड। मैंने पहले ही कहा है, ये नहीं समझना है कि बस इतना ही लाइट होता है, इतना ही पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट है। हाँ, लेकिन इतना पढ़ लेंगे तो बेसिक चीज़ें आपकी कुछ कवर हो जाएंगी और आपको यहाँ से प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। देखिए, समतल दर्पण, जो समतल दर्पण होता है वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से सदैव बराबर होगी। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। इसको पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं, क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता पर्दे पर, क्योंकि ये आभासी होता है। जब आभासी है तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आकार में प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का ही होगा। जो समतल दर्पण होता है उसमें अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम देखें तो जो समान होगा उसका आकार और जो है जो उसका प्रतिबिंब बनेगा समान आकार का ही होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान अनंत होता है। जो समतल दर्पण होती है उसके फोकस दूरी का मान क्या होगा, अनंत होता है, इनफाइनाइट ऐसे भी शो करते हैं, ध्यान रखेंगे। पार्श्व परावर्तन क्या होता है जानते हैं, ठीक। पार्श्व परावर्तन, प्रतिबिंब में वस्तु की दिशा परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसमें वस्तु दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है तथा बायां भाग दायां भाग दिखाई देता है। कुछ नहीं है ये, पार्श्व परावर्तन का मतलब समझ लीजिए।
अगर आप खड़े हैं शीशे में अपने देखेंगे तो जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ आपने कोई शर्ट पहन रखी है और उसके पॉकेट में आपने कोई पेन रखा है, ठीक, समझने के लिए आप जब शीशे के सामने खड़े होगे तो आपको आप लेफ्ट में खड़े, आपका जो पॉकेट होगा जेब में, जैसे ये मान लो ये बना हुआ है, ठीक, यहाँ पे शर्ट है, ये पॉकेट है, यहाँ कोई पेन लगी हुई है। जब शीशे में देखोगे तो आपके अगर ये लेफ्ट में है तो उसमें आपको राइट दिखेगा, अगर राइट में है तो वो लेफ्ट में दिखेगा। इस तरीके से समझाया गया है कि अगर ये देखिए ये पी है लेकिन इसका इमेज क्यू बन रहा है, अगर क्यू समझ लो तो इसको पी बनेगा। इसी को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण को देखते हैं। यहाँ से कुछ चीज़ें समझने लायक हैं और आपको समझना चाहिए। देखिए, गोलीय दर्पण, ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आया? फिर से देखिए, गोलीय दर्पण होते क्या हैं, तो जिसके परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक का मतलब ही बताया मैंने कि जहाँ से किरणें आए और वहाँ से टकरा के आगे निकल जाएं, ठीक है। तो जिस पर टकराएंगी वो क्या होंगे, पृष्ठीय गोली होते हैं, उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण में कुछ चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ, इसे समझ लीजिए, इससे काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। ये देखिए, जैसे ये गोलीय दर्पण है तो गोला ही होगा, ठीक, ऐसे मान लीजिए, ठीक। अब हम यहाँ पे बात करें, देखिए यहाँ पे दो तरफ से पॉलिश की गई है। हिंदी में आप पढ़ते होंगे तो कलई करना रहता है, हाई स्कूल की किताब में आप देखिएगा रहता है। आप देखिए, अब यहाँ पे जैसे गोलीय दर्पण है, ये हाफ है, ये हाफ मानने के लिए, फिर इस साइड पे कलई की गई है और एक अंदर के साइड की गई है। तो दो चीज़ें हैं, एक गोलीय दर्पण का ही बना हुआ होता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। और जैसे ये गोला कोई चीज़ हम खींचते हैं, जब आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो कैसे खींचते हैं, एक सेंटर बिंदु लेते हैं, ये जिसकी त्रिज्या लेते हैं, और एक चाप लेते हैं, उसको ऐसे ही सर्कल में खींच देते हैं, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की क्या होती है, त्रिज्या होती है, जिसे हम आर से डिनोट करेंगे। सी फॉर सेंटर है, इसलिए हमने इसको सी से इंडिकेट किया, यही लिखा हुआ है सी। तो और ये है आर, ठीक है। और ये जो आर है, चूँकि ये वक्र का आर है, मतलब आर किसकी त्रिज्या है, वक्र की त्रिज्या है, इसीलिए हम इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यही लिखा हुआ है, आर क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है। अब हम बात करें वक्रता बिंदु क्या है, वही जहाँ से सेंटर मान के हमने इस वक्र को खींचा था, वही होता है वक्रता बिंदु। समझ में आ गया? अब बात करेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। देखिए, उत्तल दर्पण ऐसे है, ठीक, इसकी कलई इधर की गई है और ये ऐसे बना हुआ है, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। इसको ध्यान से इमेज को देखेंगे, जानेंगे कैसे। जैसे आप कोई स्पून लीजिए, स्पून चम्मच, ठीक, आप कोई चम्मच लेते हैं, जब उसको आप पलट के रखते हैं, उल्टा करके रखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक। और जब सीधा करेंगे तो वो इस तरीके से कलई हुआ दिखाई देता है, मतलब जिधर का भाग उठा हुआ होता है। ये देख रहे हैं, ये ऊपर है, ऊपर उठा हुआ है इधर को, और कलई इधर को की गई है। तो ऊपर जिस पे पॉलिश होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसके जो है नीचे के साइड कलई करी गई होती है और ऊपर क्या है, ये उठा हुआ भाग है, उठा हुआ भाग को उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसमें जो उठा हुआ भाग पे पॉलिश होती है अवतल दर्पण कहते हैं। इस कन्फ्यूज़न को दूर करिएगा, फिर से अच्छे से याद कर लीजिएगा। उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ, ठीक। लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान देंगे कि कलई जो हमेशा होती है ये राइट साइड हो रही है। देखिए, इसमें भी इधर ही है, इसमें भी इधर ही है, बस इसके आकार में अंतर होता है। अवतल है तो जो है इस प्रकार से है, और उत्तल है तो वो क्या होगा, इस प्रकार से उठा हुआ भाग ऊपर की ओर होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के यहाँ प्रकार स्पष्ट रूप से देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यहाँ पे अलग से इमेज बनाई गई है, आप यहाँ से फिर से याद कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें कुछ चीज़ें जान लीजिए। जैसे मान लीजिए ये दर्पण, ये किसी गोले का ही भाग तो है, ये इधर, अगर इसको इधर खींच दें तो गोला, और ऐसे इधर खींच दें तो ये भी गोला बन जाएगा, ठीक है। अभी इमेज इस पे बन नहीं पा रहा है, लेकिन आप करेंगे तो गोला ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। परावर्तक पृष्ठ, तो ये परावर्तक पृष्ठ, ठीक, जिसको इसका सेंटर है, ठीक है, जिससे आ रही है किरणें, ठीक है, इसको इसीलिए पी से डिनोट किया गया है। देखिए, जो अवतल दर्पण होता है उस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। फिर से सुनिए, अवतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, जबकि उत्तल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है। आभासी, सीधा और छोटा किसमें होता है, उत्तल दर्पण पर बनता है।
अभी मैं आपको आगे उत्तल दर्पण के एग्जाम्पल भी, उत्तल दर्पण कहाँ यूज होता है, जैसे कोई वाहन होती है, गाड़ी होती है, आप देखेंगे कि उनके जो साइड मिरर लगे होते हैं उसमें अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज करिए उनको गाड़ी जो चला रहे हैं ड्राइवर, ठीक है, अगर आपने भी चलाते होंगे तो आपने इस चीज़ को जानते ही होंगे कि बहुत दूर भी है गाड़ियाँ, लेकिन वो आपको उसकी ओरिजिनल जो इमेज होती है उतनी बड़ी नहीं दिखती, छोटी साइज की दिखती, तभी तो उसमें कैच हो जाता है, दूर की चीज़ें भी ड्राइवर या जो भी गाड़ी चला रहे हैं वो देख सकते हैं। उत्तल दर्पण का यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है। अवतल दर्पण जैसे किसी चीज़ को क्या है, वास्तविक और उल्टा वास्तविक दें, जैसे कि डेंटिस्ट होते हैं उन लोग भी यूज़ करते हैं उसका, अवतल दर्पण का इस प्रकार से है। आइए अवतल दर्पण के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। वह गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए लिखा है क्या कि गोले के जो है वक्रित किधर को होगा, गोले के केंद्र की ओर। केंद्र कहाँ होगा, यहीं कहीं केंद्र होगा बीच में जो ये गोला खींचा गया होगा। तो कहा गया है अवतल दर्पण वह होता है जो कि केंद्र की ओर वक्रित होता है। वक्रित किधर है, केंद्र की ओर, ये वक्रित है, ये केंद्र आपका सी है, ठीक है, तो इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अगर हम इसको देखें ये इमेज ऐसे और सेंटर इसको माने, ठीक, और आप देख रहे हैं इधर, तो ये क्या है, बाहर की ओर वक्रित है, तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दर्पण का ध्रुव क्या होता है। कुछ छोटी छोटी पॉइंट हैं जिसको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। गोलीय पृष्ठ के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी आपने इमेज देखा था, यही है आपका ध्रुव, ठीक। आगे बढ़िए, देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है जान लीजिए। यहाँ पर भी एक गोलीय दर्पण का इमेज छोटा सा दिखाई दे रहा है। देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या है, पी है। दोनों साइड होगा क्योंकि आपका एक उत्तल दर्पण है, एक अवतल, ये आपका क्या है, जो है अवतल है और ये उत्तल है, ठीक है। तो जो दिया गया है पी है और गोलीय दर्पण का सेंटर बिंदु मतलब केंद्र बिंदु क्या है, सी है, को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब कुल मिला के ये त्रिज्या आर होती है, इसको बढ़ा देंगे, जो आप लोग व्यास पढ़ते हैं वही है कि यहाँ से यहाँ तक पूरी जो दूरी होगी उसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। एक्सिस आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वही है। आगे देखिए फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। देखिए लिखा है गोलीय दर्पण के ध्रुव पर, तो ध्रुव पी, तो ये इसका गोलीय दर्पण है, उसका ध्रुव क्या है, पी है, ठीक। और मुख्य फोकस दूरी एफ, जो मुख्य फोकस दूरी यहाँ पे एफ है, ठीक है, जो है इसके बीच की जो दूरी होगी उसी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। देखिए मेन फोकस इसका एफ है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो एफ और पी के बीच में जो दूरी दिख रही है उसी को हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, ये होगी फोकस दूरी। ये अवतल लेंस का इमेज दिखाई दे रहा है आपको। द्वारक क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे द्वारक को देखते हैं। द्वार से समझ में आ रहा है, द्वार क्या होता है, मेन गेट, समझने के लिए बता रही हूँ तो आप समझ जाएंगे। देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा या किनारे को द्वारक कहा जाता है। मतलब इस तरह से कोई चीज द्वार बना दिया जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी उसी को द्वारक कहेंगे। इसको एम और एन से डिनोट किया गया है, जैसे एम वो एन का मतलब यम से यन तक, ये पूरा द्वारक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो कि यहाँ देख लीजिए। वक्रता त्रिज्या आर, वक्रता त्रिज्या ऐसे था आपका, यहाँ सेंटर बिंदु है, ये आर आपका, जो वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है, तो फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की जो है दोगुनी होती है, मतलब आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, आर बराबर 2f। तो जो वक्रता त्रिज्या होती है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। या आप यहाँ से पक्षांतर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो अगर कोई यहाँ जैसे r इक्वल टू 2f है, ये आता होगा आप सबको करने। अब हमें क्या चाहिए, f की वैल्यू चाहिए फोकस दूरी, तो क्या हो जाएगी, f इक्वल टू क्या होगा, r/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड के ऊपर हो जाएगा, तो f इक्वल टू r/2 या तो r इक्वल टू 2f, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कार्तीय चिन्ह पर पाटी परिपाटी, ये जो है हाई स्कूल में आपके दिया गया है बुक में, जिनके पास ना हो वो देख भी सकते हैं, बुक में चीज़ें हैं, ठीक है। कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रही हूँ, सिर्फ रिवीजन हो जाए इस वजह से आपको चीज़ें दे दी गई हैं। देखिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, जैसे यहाँ मान लो ये एक्स एक्सिस होता था ना,
समझाने के लिए, और ये ऊपर से जो आता था ये वाई एक्सिस था। ठीक, तो आपने क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, इधर ये प्लस प्लस ये धनात्मक होता है और ये जो होता है ऋणात्मक होता था। यहाँ पे ऋणात्मक और ये धनात्मक होता है, क्योंकि ये भी आपका क्या होता था, धनात्मक और ये ऋणात्मक। इस तरीके के ये बने रहते थे जो है कोऑर्डिनेट में। तो इसको समझने के लिए मैंने चीज़ बताई। अब आगे देखिए, जैसे ये आपका कोई गोलीय पृष्ठ है, कुछ भी हो सकता है, इस तरह से बना है, केंद्र O है, यह धनात्मक दूरी, इधर को अगर आगे बढ़ेंगे तो धनात्मक होगा, इधर से जाएंगे तो ऋणात्मक होगा, ऊपर बढ़ेंगे तो धनात्मक ऊंचाई होगी, नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक ऊंचाई होगी। देखिए इस तरीके से ये इमेज जा रही है, प्रकाश जा रही है, तो बिंब से आपतित किरणें, ठीक है, बिंब मतलब कोई चीज़ है, वहाँ से जो किरणें आ रही हैं, और ये मुख्य एक्सिस होगा। ये सिर्फ इमेज आपको समझने के लिए है कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर हम सेंटर से आगे की ओर बढ़ेंगे, मुख्य अक्ष की तरफ इधर को जाएंगे, धनात्मक, धनात्मक क्यों होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, फिर से देख लीजिए। ये जैसे है, ये आपका वाई एक्सिस होगा, वर्टिकल जो होता है ये वाई पढ़े होंगे ना आप, इस तरीके से देखिए मैं आपको बता देती हूँ। आपने इसको एक्स एक्सिस पढ़ा होगा, इसको लिखते थे एक्स और ये एक्स डैश, ठीक, फिर यहाँ से आता था वाई, वाई डैश, और सेंटर बिंदु ओ रहती थी। ठीक, और यहाँ पे प्लस प्लस होता था धनात्मक, इधर ऋणात्मक ही दोनों तरफ होता था, इधर बढ़ने पे इधर बढ़ने पे। वही चीज़ें यहाँ मेंशन की गई हैं किरणों के रूप में। जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करते हो तो वहाँ पे यूज़ होता है। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कुछ, देख लीजिए। देखिए, प्रकाश जो है पारदर्शी वस्तुओं की, अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। इसका मतलब समझिए, जैसे यहाँ पे कोई हम अपारदर्शी चीज़ रख दें, ठोस, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है, ये कलर पूरा हुआ है, इस पर जब कोई प्रकाश पड़ेगी, इसकी जहाँ परछाई पड़ेगी आप देखेंगे कि तीक्ष्ण पड़ेगी, अच्छे से उसको दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ रख दीजिए अपारदर्शी, तो किरणें उसको बेचते हुए आगे निकल जाएंगी, तो उसकी परछाई नहीं आपको स्पष्ट दिखाई देगी। प्रकाश की चाल निर्वात में जो है सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक कितनी होती है, याद रखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए, प्रतिबिंब, सॉरी यहाँ देखेंगे, प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती हैं या जो है प्रतिच्छेदित करते हुए प्रतीत होती हैं। देखिए, प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस पर जो है बिंदु कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित करती हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर है कोई चीज़, ठीक, तो यहाँ पे कम से कम 2 जो है प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित करते हुए बनेंगी, वहीं पर आपका क्या होगा, प्रतिबिंब बनता है। आगे देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है। आगे देखेंगे, अवतल दर्पण का यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे टॉर्च में, सर्च लाइट, जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, शेविंग दर्पण में, और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए यूज़ होता है। इसी प्रकार से अवतल दर्पण कहाँ प्रयोग होगा, तो वाहन की साइड मिरर में भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, बिंब की दूरी यू हमेशा ऋणात्मक होती है। बिंब की दूरी जो होती है यू हमेशा ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, याद रखेंगे, जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी इमेज से समझ सकते हैं। देखिए लिखा है, अवतल दर्पण की जो है फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि कैसे ऋणात्मक होती है फोकस दूरी। अवतल उत्तल का भी मैंने इमेज बताया था ना, कि जैसे ये आपका इस तरीके से ये उत्तल दर्पण है, और अगर हम यहाँ से ऐसे बना देते हैं इस चीज़ को, ये तो आपका क्या हो जाता है, अवतल दर्पण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जब ये अपोजिट एक दूसरे के होते हैं, ठीक है, इसी वजह से ये ऋणात्मक होगा। जैसे यहाँ पर, ठीक, यहाँ पे प्लस प्लस का हमेशा होता है और यहाँ पे माइनस होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। तो लिखा है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी हमेशा ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो अवतल दर्पण अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, तो आप अवतल दर्पण इस प्रकार से बनाएंगे। अवतल दर्पण में ऐसे कलाई ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, तो प्रकाश इधर की ओर जाएगा, तो इधर क्या है, ऋणात्मक ही तो है, इसलिए ऋणात्मक होगा। और उत्तल दर्पण अगर हम बना दें ऐसे, ठीक है, सॉरी हाँ, उत्तल दर्पण अगर आप बनाएंगे तो उठा हुआ भाग इधर को होगा और अंदर को कलाई होगी, तो आपकी जो है इधर धनात्मक चला जाएगा, इसी वजह से आपका ऋणात्मक और ये धनात्मक होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको मैंने लाइट में बताई हैं, आप लोग इसको रिवीजन चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को देख लीजिएगा और अपने इस तरह से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।